Hello viewers and my dear learners. Today we'll discuss about the subtopic classification of soils of chapter 1 resource and development. Under this subtopic we'll discuss these 2 points. First point is soil and its important features. And second point is types of soils and their related facts. Let's discuss the first point, soil and its important features. इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहले ये जाने कि मिट्टी है क्या। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने सॉइल प्रोफाइल जब पढ़े थे तो उसमें मिट्टियों के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे। तो व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग वेजिटेशन। वेजिटेशन में that may be lichens, that may be plants, that may be trees, agricultural product, crops, etc. अब ये जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है ये क्या चीज़ है? आप क्लास 8 में इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपके पूर्व ज्ञान का एक बार जो है दर्शन करा देते हैं। तो ये जब आप पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट को पढ़े होंगे तो आप निश्चित रूप से इसके इस 3 नाम को पढ़े होंगे। जो ये 3 लेयर्स है, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। पहला लेयर है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर या इसको क्रोड भी कहीं कहीं बोलते हैं। क्रस्ट को हम भूपरपटी, भूपटल, धरातल बोलते हैं, मेंटल को मेंटल ही बोलते हैं और कोर को क्रोड या कोड भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो इसकी गहराई यहाँ इसके सामने लिखा हुआ है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमको आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ना है। इसके बारे में आपने पहले पढ़ चुका है। आपको सिर्फ क्रस्ट के बारे में, ये जो अर्थ क्रस्ट का चर्चा हुआ है यहाँ पर, इस अर्थ क्रस्ट के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो ये अर्थ क्रस्ट है लिथोस्फीयर का पार्ट, जो ये अपर मोस्ट पार्ट है। दिस इज कंसिस्ट ऑफ sand, silt, clay and different type of minerals. That minerals may be the weathered part of, yeah, you can say that is the broken pieces of rock materials, bedrocks. तो ये उससे बना हुआ है। It is humus rich loose rock materials. ये जो इसके नीचे है ये इसका पेरेंट रॉक्स है। नीचे में पेरेंट रॉक्स, ये पहाड़, ये जो नदियाँ चलती है तो अपने साथ इसके तलहटी को काटते छांटते चलती है, तो वो जो उसके साथ मलबे चलते हैं वह यहाँ मैदानी भाग में बिछ जाता है। तो इस मैदानी भाग में बिछे हुए जो मिट्टी है इसका पेरेंट रॉक यहाँ है। लेकिन जहाँ नदियों की जाल बिछी हुई नहीं है, जहाँ नदियाँ द्वारा लाई गई मिट्टियाँ नहीं मिलती है, वहाँ उसके लिथोस्फीयर के निचले भाग में जो अपर पार्ट ऑफ मेंटल है, क्रस्ट है, उसमें जो बेड रॉक है उसका जो वेदर्ड रॉक्स है उसके पार्टिकल्स, पेबल्स, नोड्यूल्स, कंकर, कॉन्ग्लोमेरेट्स इत्यादि का पार्ट्स होता है। सब मिक्स होकर उसमें ह्यूमस मिक्स होता है, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स मिक्स होता है। इस तरह से मिट्टियों का संगठन होता है। तो ये क्या है? इट इज ह्यूमस रिच लूज रॉक मटेरियल्स। इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर एंड फूड टू ग्रास, ट्रीज, प्लांट्स, क्रॉप्स एंड इवन टू द सॉइल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो भी मिट्टी से अपने भोजन प्राप्त करते हैं, मिट्टी में रहकर पलते बढ़ते हैं। और हमें भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत सारे नीड्स एंड वांट्स हमें मिट्टी से ही पूरा होता है। खास करके जो हमारा भोजन, वस्त्र, आवास का बहुत सारे मटेरियल्स हमें इसी धरती, इसी मिट्टी से प्राप्त होता है। तो ये हुआ आपको सॉइल के बारे में। अब सॉइल में जितना ह्यूमस होगा, जितना उसमें न्यूट्रिएंट्स होगा, सोडियम, पोटासियम एंड अदर मिनरल्स, कैल्शियम, ये जितना होगा उतना वो फर्टाइल होगा। जितना उसमें रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और रिमेन्स ऑफ एनिमल्स मिला हुआ होगा उतना ही
वह आपको फर्टाइल होगा। द सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यू नो देर इज वेरिएशन, देर इज diversities in terms of relief features, climate, vegetation in our countries। आप उत्तर से जब शुरू करेंगे दक्षिण तक आएंगे तो इस बीच में बहुत तरह के रिलीफ फीचर्स आपको नजर आएंगे। पहाड़, मैदान, पठार, तटवर्ती मैदान, इधर आपको डेजर्ट, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस and vegetations that develop different type of soils। तो अब अभी देखें तो because of this variation in our country, in different parts of our country there are different types of soils। और उसी soils में हम लोगों को अभी पढ़ना है ये सारे soils। पहला है एलिवियल सॉइल्स, माउंटेनस सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, लेटेराइट सॉइल्स एंड एरिड सॉइल्स। इतने तरह के सॉइल्स हमें इंडिया के अंदर पढ़ना है। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये जो सॉइल्स है, जो टेक्सचर्स के आधार पर, कलर के आधार पर, एज के आधार पर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फैक्टर्स है अफेक्टिंग सॉइल्स है, उसके आधार पर हमारे देश के अंदर जो सॉइल्स मिलते हैं उसमें सबसे पहला सॉइल है एलिवियल सॉइल। एलिवियल सॉइल मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी, अर्थात मतलब वह मिट्टी जो बहते हुए जल के द्वारा, नदियों के द्वारा लाई गई है और विस्तृत मैदान में बिछा दी गई है। तो नदियां चलती कहाँ से आपको मालूम है, पहाड़ों पर आइस कैप होते हैं, जो है हिम का एक टोपी नुमा ये पहाड़ों पर बना होता है। हाई एल्टीट्यूड में जब जाएंगे तो आइस का बहुत मोटा ठीक कवर मिलता है पहाड़ के चोटियों पर। जब लो एल्टीट्यूड में आते हैं तो बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण वह ग्लेशियर में बदल जाता है। और जब वह धीरे धीरे मूव करता है नीचे की ओर, मूविंग आइस इज ग्लेशियर्स, जब वही ग्लेशियर्स नीचे लो एल्टीट्यूड में मूव करता है तो वह वाटर में तब्दील हो जाता है। और चूंकि वह ढलान पर होता है तो बहुत तीव्र गति से नीचे की ओर चलता है, तो उसके रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े लुढ़कते हुए आगे बढ़ता है। और आपस में जब वह टकराता है तो उसके बीच अपघर्षण, अपक्षय, सन्निघर्षण की प्रक्रिया होती है। और जब वह टूटती है तो उसके धारा के साथ वह शामिल हो जाती है और उस धारा के साथ वह आगे बढ़ने लगती है। इस इलाके में जो पहाड़ के ढाल पर नदी अपने युवावस्था में होती है, पूरे जोश खरोश, जिस तरह से मानव युवावस्था में अपने जोश में होते हैं, पूरे जोशीले अंदाज में नदियां अपने रास्ते में आने वाली जितने भी बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े हैं, सबको लुढ़काते हुए नीचे उतरती है। और परिणाम क्या होता है कि बड़े बड़े बोल्डर के टुकड़े भी टूट के छोटे छोटे हो जाते हैं और यह पर्वतपदीय प्रदेश में, पेडमेंट एरिया में वह डिपॉजिट हो जाता है। क्यों डिपॉजिट हो जाता है? क्योंकि नदियों की जो प्रवाह क्षमता थी, पावर थी, जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी शक्ति छीन होती चली जाएगी, क्योंकि ढाल मंद पड़ते चला जाता है। और वह अपने साथ बहाकर ले जाने वाली जितनी भी मलबे हैं, वह डेवरीज हैं, सेडिमेंट्स हैं, उसमें मोटे मलबे, कैंग्लोमेरेट्स को, बड़े बड़े बोल्डर्स के टुकड़े को, चट्टान के टुकड़े को वह अपने अपर पर्वतपदीय क्षेत्र में, अपर पिडमोंट एरिया रीजन में छोड़ देता है। वह रीजन आपको पता होगा, वह कहीं दून के नाम से, कहीं द्वार के नाम से, कहीं चौड़ के नाम से जाना जाता है। देहरादून, हरिद्वार के बारे में आप जानते होंगे। उस इलाके में इसी तरह के दृश्य नजर आएंगे आपको। वहाँ जो नदी है वह नदी ऊपर से उतरता है और चूंकि चारों तरफ मोटे मोटे कोर्स और बड़े बड़े टुकड़े होते हैं चट्टान के, उसमें वह नदी का जल विलुप्त हो जाता है, वह गायब हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे फिर आगे बढ़ता है तो वह आपको सामने आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि एलुवियल सॉइल इज द सॉइल
that brought down by the river from the hilly area, from the mountainous area, and spread in the large area of plain. So that is basically debris or sediments brought down by the river in the plain area. तो जैसे जैसे नदियां उतरती है तो अब देखें कि नेम्स अकॉर्डिंग टू इट्स एज एंड टेक्सचर्स। टेक्सचर तो आपको पता चल गया है कि पर्वत पर्वतीय क्षेत्र में उसका टेक्सचर क्या होता है, मोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है। वहाँ वह नदी उसको निक्षेपित कर देता है, डिपॉजिट कर देता है, तो वहाँ उस एरिया के सॉइल को हम बोलते हैं बांगर। अपर पर्वत पर्वतीय प्रदेश के सॉइल को हम बोलते हैं, जो ज़्यादा कोर्स होता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं भाबर। लेकिन भाबर के नीचे जैसे ही आएंगे, मतलब लोअर पर्वत पर्वतीय प्रदेश में, लोअर पिडमॉन्ट एरिया में, तो वह कहलाता है बांगर। और उससे भी जब नीचे आएंगे, जहाँ नदी आपको पर्वत पर्वतीय प्रदेश में तो वह विलुप्त हो गया, और फिर जहाँ नदी दिखने लगता है, जहाँ उसका पानी सामने आ जाता है, तो उसके साथ जो है छोटे छोटे कण, ये जो इसके तलहटी तलछट जो होते हैं पहाड़ के, वह छोटे छोटे कण, बालू के कण उसमें होते हैं, सिल्ट होते हैं, क्ले होते हैं, वह यहाँ अपने निचले पर्वत प्रदेश में डिपॉजिट कर देता है, जो नया होता है, अपेक्षाकृत नया होता है और महीन होता है, जिसको हम बोलते हैं आपको खादर। तो आपने देखा कि ऊपरी पर्वतीय प्रदेश में जो मिलता है मोटे कोर्स रफ बड़े बड़े आकार के मिट्टियाँ, उसको कहते हैं भाबर। उसके बाद उसके निचले इलाके में जो मिलता है वो हो गया बांगर, और सबसे निचले इलाके में हो गया वह खादर। तो ये हो गया उसके एज के हिसाब से, पहले पुराना, फिर नया, और सबसे नया। और वही नदी अपने साथ जो महीन कण को लेकर आगे बढ़ती है, कुछ तो अपने मैदानी इलाके में बिछा देती, क्योंकि वहाँ उसकी शक्ति छीन पड़ जाती है। यहाँ जो नदी युवावस्था में था, यहाँ जिसको हम कहते हैं यूथ स्टेज, वही नदी जब मैदानी भाग में आती है तो उसका जो शक्ति है वह छीन पड़ जाता है, उसकी ढोने की जो क्षमता है वह छीन पड़ जाता है। इस वजह से अपने साथ लाए गए जो निक्षेप है, सेडिमेंट्स है, उसको यत्र तत्र छोड़ना शुरू कर देता है, निक्षेपित कर देता है। तो उस तरह से मैदानों का निर्माण होता है, मतलब जलोढ़ मिट्टी के मैदानों का निर्माण होता है। आपको बिहार में पता होगा कि दियारा के इलाके में जो महीन बलुई कण वाले जो मैदान है, हाँ, जो गंगा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई है, उसको हम कहते हैं दियारा क्षेत्र। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब यही नदी समुद्र में मिलने पर होता है, जहाँ उसकी शक्ति बिल्कुल छीन हो जाती है, जहाँ वहाँ डेल्टा का निर्माण करता है, ट्रायंगुलर शेप ऑफ द सेडिमेंट डिपॉजिट्स, वह वृक्षा आकार रूप में होता है। इस तरह से उसकी बहुत सारी शाखाएं उपशाखाएं होती है, और उसी से होकर पतली पतली नालियों के रूप में वो नदी जो है समुद्र में मिलती है। तो यहाँ यह जो है न्यूएस्ट एलिवियम होता है, सबसे नवीनतम उसका आपको जलोढ़ मिट्टी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपको अकॉर्डिंग टू इट्स एज एंड टेक्सचर। अब हम इसके कंटेंट और कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें खास करके जो है आपको पोटाशियम, लाइम, कैल्शियम की अधिकता होती है, सैंड, सिल्ट, क्ले होता है। बट दिस सॉइल इज समवॉट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक कंटेंट्स, क्योंकि आपको पता है यह जब चलती है तो इसके साथ मिनरल निक्षेप ज़्यादा होते हैं और ऑर्गेनिक कम होता है। लेकिन होता है ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है। अब चलते हैं हम लोग क्रॉप्स के बारे में। इसमें खास करके शुगर केन, जिसको हम गन्ना कहते हैं, धान जिसको पैडी कहते हैं, गेहूँ, दलहन, तिलहन इत्यादि पैदा किए जाते हैं। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है। मैक्सिमम क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। अब एरियाज की बात करते हैं, चलते हैं हम लोग। अब इस मैप को देखें, ये जो आप मैप देख रहे हैं गुजरात एंड राजस्थान का, ये नैरो स्ट्राइप को आगे लेके चले। यहाँ पंजाब, हरियाणा, आपको ईस्टर्न राजस्थान इस साइड में, उसके बाद यूपी, साउदर्न उत्तराखंड, उत्तरांचल,
बिहार, उसके बाद ये आसाम तक। इसमें 3 रिवर सिस्टम्स जो है अपने साथ लाए गए मलबे को, डेवरीज को, सेडिमेंट्स को इस पूरे इलाके में डिपॉजिट किया है। पहला है आपको सिंधु रिवर सिस्टम, दूसरा है गैंजेस रिवर सिस्टम और तीसरा है आपको ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इन तीनों जो प्रमुख नदियां हैं और इसके साथ जो इसकी सहायक नदियां हैं जिसको आप ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं इंग्लिश में, और इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सब मिलके इस मैदान के निर्माण में सहायता प्रदान किया है। साथ ही जब हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया में जाते हैं तो इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे जो साउथ इंडियन रिवर्स है जो प्लेट्यूज से निकलता है, यह अपने साथ लाए गए मलबे को, तलछट को जो लेकर के इस इलाके में बिछाती है, जिससे ये तटवर्ती मैदान का निर्माण होता है। यह भी आपको एलुवियल सॉइल ही है। तो इस तरह से ये एलुवियल सॉइल है, ये एरियाज के बारे में हो गया। इस तरह से यह जो जलोढ़ मिट्टी है जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, इसका विस्तार काफ़ी बड़ा है। यह तकरीबन 6.4 करोड़ हेक्टेयर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर्स में फैला हुआ है और यह इंडिया के बहुत बड़ी आबादी को फीड करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग माउंटेनस सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।